यूपी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम एग्जैक्टली है क्या? यूपी स्टेट आर्कियोलॉजी इसका काम मुख्य रूप से हमारी जो पूरा संपदा पूरे उत्तर प्रदेश में बिखरी हुई है उनको उत्खनन करना, उनका सर्वेक्षण करना और उसके पश्चात जो भी हमारे टीले प्रकाश में आते हैं, स्मारक प्रकाश में आते हैं, उनका कंजर्वेशन करना है। राम मंदिर इतना बड़ा टॉपिक है, जो भी चीज़ें उसकी डेटिंग करनी थी, कुछ भी करना था, आप लोगों ने ये सब क्यों नहीं किया और एएसआई को ही क्यों हैंडओवर किया? उसका कारण ये था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक बहुत बड़ी संस्था है। 1861 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ है इसका। इसका इंफ्रा, इसमें नंबर ऑफ एक्सपर्ट पीपल, ये सब किसी भी स्टेट के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तुलना में कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय था जिसपे बहुत ही बृहद सर्वेक्षण की और बृहद अध्ययन की आवश्यकता थी। तो इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इन्वॉल्व किया गया। हड़प्पन पे बात करते हैं कि यूपी में हड़प्पन सिविलाइजेशन की कितनी साइट पे एक्सकेवेशन हुआ है और कितना अभी और आपको लग रहा है गुंजाइश है होने की? अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में भी हमें बहुत सी ऐसी साइटें मिल रही हैं। रिसेंटली अभी एक हड़प्पन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मेरे जूनियर भी रहे हैं, मेरी चर्चा हो रही थी, तो वो बता रहे थे मुझे कि हमने 130 के आसपास साइट्स अभी यूपी में रिपोर्ट हो रही हैं। तनौली का रथ, मंडी का गोल्ड और आलमपुर गिरी की पॉटरी, आपको पर्सनली सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग डिस्कवरी इनमें से कौन सी लगी? नो डाउट मंडी का गोल्ड। एएसआई या स्टेट आर्कियोलॉजी, दोनों में चूज करना होता आप कहाँ काम करती? अगर चूज करना होता तो? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जालौन, वहाँ पे भी ना बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं जो अब जिन पर कोई ध्यान दे नहीं रहा। मतलब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप इस पोस्ट पे हैं तो आप एक बार वहाँ की विजिट ज़रूर करिए। आज की हमारी गेस्ट है श्रीमती रेणु द्विवेदी जी, जो कि डायरेक्टर हैं यूपी स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की। इन्होंने अपना मास्टर्स आर्कियोलॉजी में किया है ग्वालियर से, और पूरे 18 साल के एक्सपीरियंस में जो उन्होंने एक्सकेवेशंस किए हैं, आर्कियोलॉजी पे जितना काम किया है, उसके बारे में आपको इस पूरे पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, सनौली के बारे में और ऐसी कई और सभ्यताओं के बारे में भी, इनके अभी हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के और क्या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं आर्कियोलॉजी को लेके, क्या क्या कंजर्वेशंस, कितने मंदिरों का संरक्षण इन्होंने किया है, हम सब ये जानेंगे। पूरे पॉडकास्ट में बने रहिए, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो उसको प्लीज़ अपने और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर डूइंग दिस। मैं और आप बहुत दिन से इस टॉपिक पर बैठ रहे थे, मैंने कहा था क्यों नहीं इसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में किया जाए। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि यूपी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम एग्जैक्टली है क्या? यूपी स्टेट आर्कियोलॉजी इसका काम मुख्य रूप से हमारी जो पूरा संपदा पूरे उत्तर प्रदेश में बिखरी हुई है उनको उत्खनन करना, उनका सर्वेक्षण करना और उसके पश्चात जो भी हमारे टीले प्रकाश में आते हैं, स्मारक प्रकाश में आते हैं, उनका कंजर्वेशन करना है। और इसके पश्चात फिर उन पर शोध कार्य करना, उनके रिपोर्ट्स प्रकाशित करना, उनके फोल्डर्स प्रकाशित करना और सबसे बड़ी बात है आम जनमानस में उनके प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना और उनको उनके बारे में जानकारी देना है। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये साइट हमें एक्सकेवेट करनी है या ये मंदिर हमको करना है? इसी कोई लिस्ट है आपके पास? मतलब गवर्नमेंट आपको लिस्ट बना के आपको देती है? आपका क्या काम होता है एग्जैक्टली? हम सबसे पहले अपनी लिस्ट स्वयं बनाते हैं। पूरा सर्वे होता है, जगह जगह सर्वे होता है, वहाँ से जो चीज़ें निकल के आती हैं। तो सबसे पहला अगर हम स्मारकों की बात करते हैं, सबसे पहला जो क्राइटेरिया हमारा है कि वो 100 साल से पुराने होने चाहिए। तो जो भी स्मारक 100 साल से पुराने हों, साथ ही उनकी आर्किटेक्चरल वैल्यू होनी चाहिए, आर्टिस्टिक वैल्यू होनी चाहिए और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। उनको हम अपने प्रोटेक्शन में लेते हैं। रही माउंट्स की बात, जो टीले होते हैं, सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को आती है कि टीले तो दिख रहे हैं लेकिन इनका महत्व, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। तो उनकी सरफेस फाइंडिंग्स होती हैं, तो सरफेस फाइंडिंग्स के आधार पे या उनमें कोई बारिश के बाद जो रेन गलीज बनती हैं, तो उसके आधार पे ये हम लोग देखते हैं कि अगर ये टीला, इसके अंदर जो पुरावशेष दिख रहे हैं हमको, स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो प्राचीन हैं, तो हम उनको प्रोटेक्शन में लेते हैं। तो जो जिन स्मारकों को हम प्रोटेक्शन में लेते हैं, उन्हीं स्मारकों पे फिर भविष्य में कंजर्वेशन के कार्य कराना या उत्खनन करवाना, ये सब कार्य किए जाते हैं। तो अगर जैसे कोई साइट आपने एक्सकेवेशन चालू किया, जैसे अभी आपसे मेरी बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो आपने बताया मोहनलालगंज में एक साइट अभी आपकी शायद चल रही है। हुलासखेड़ा हमारी जो साइट है वो 1979 से 1986 में एक्सकवेट हो चुकी है। और एट प्रेजेंट अभी महाराजगंज में एक जगह है बनरसिया कला, जिसको ये माना जाता था कि महात्मा बुद्ध का वो ननिहाल है, देवदा है। तो हमने उसका एक्सकवेशन अभी किया है रिसेंटली। तो इनमें जो फाइंडिंग्स आती हैं, इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है? आप इसको कहीं लेके जाके रखते हो या इस पे कैसे सी कार्बन डेटिंग होती है? क्या होता है इसमें, क्या होता है? जो भी फाइंडिंग्स हमको मिलती हैं उनको सबसे पहले तो हम कंजर्व करके अपने पास रखते हैं, उनका डॉक्यूमेंट करते हैं। उनको पूरा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, चूँकि वो एंटिक्विटीज़ होती हैं, उसके बाद जितनी भी एंटिक्विटीज़ अच्छी होती हैं या जो हमारे
बहुत कलेक्शन में है, रखी हुई है, फिर उनको हम म्यूजियम्स को देते हैं। तो म्यूजियम्स का मुख्य आधार आर्कियोलॉजी ही है। आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स होती हैं वो सब म्यूजियम में रखी जाती हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि म्यूजियम्स में आम जनता आती है, वो देखती है, उनको दिखाने के लिए ही म्यूजियम बने हुए हैं, और वहाँ पर ये सारी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स म्यूजियम्स को में रखी जाती हैं। तो सारे म्यूजियम्स तो ठीक हैं, उसके अलावा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स के अपने म्यूजियम भी होते हैं, साइट म्यूजियम्स भी होते हैं। अच्छा। जैसे आप अगर देखते हैं तो सारनाथ का एक साइट म्यूजियम आपको दिखेगा। सारनाथ में जो एक्सकवेशन हुआ था वहीं पर साइट पे ही जो फाइंडिंग्स निकली उनको वहीं म्यूजियम बना करके इस्टेब्लिश किया गया। तो ऐसे हैं। इसके अलावा भी हम रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं, जो कि सारनाथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थलीय संग्रहालय है, साइट म्यूजियम है। अभी हम हुलासखेड़ा जो हमारी साइट है, इट्स वेरी नियर टू लखनऊ सिटी, ये मोहनलालगंज में है, यहाँ पर भी एक साइट म्यूजियम हम बनाने जा रहे हैं। और उसके अलावा भी हमारे पास 5 साइट म्यूजियम्स और भी हैं। तो इनका पूरा एक रोड मैप बनता होगा ना कि एक वहाँ पे रोड पास कराना है, सारी चीज़ें करनी है। ये तो एक अकेला आपका डिपार्टमेंट तो काम करता नहीं होगा, सबको मिलजुल के करना पड़ता होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये है कि सबका सहयोग, सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। जैसे अगर हुलासखेड़ा साइट की ही बात की जाए, क्योंकि आम जनता को, इवन लखनऊ की ही जनता को बहुत ज़्यादा जानकारी उस साइट के बारे में नहीं है। मुझे ही नहीं थी, जब आपने बताया मुझे तब पता चला इसके बारे में। मैं जबकि लास्ट आई थिंक 18-19 ईयर से लखनऊ में हूँ और मुझे ही नहीं पता था इसके बारे में। नहीं, अभी ये समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी सहयोग इन सब चीज़ों में रहा है। वहाँ पर अप्रोच रोड नहीं थी, जो कि हुलासखेड़ा एक छोटा सा गाँव है, उस गाँव के बगल, उसी से लगी हुई ही हमारी साइट है, और 14 हेक्टेयर की हमारी ये साइट है। वहाँ पर पीडब्ल्यूडी ने अभी रोड के लिए उनकी कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है इसको। पीडब्ल्यूडी रोड बनाने जा रही है, जिसका उन्होंने पूरा सर्वे भी कर लिया है। और इसके अलावा वहाँ पर ये जो साइट है, ये एक झील से सिक्योर्ड है, मतलब चारों तरफ इसके एक लेक है, और ये लेक आज की नहीं है। इस लेक के एविडेंसेस जो हमको मिलते हैं, इस लेक पे एक ब्रिज बनाने के लिए, लेक को क्रॉस करने के लिए कुषाण काल का भी हमको एक वो मिलता है, एक पथ मिलता है, जिसको नॉर्मली राजपथ की संज्ञा दे दी गई है। लेकिन एक रास्ता हमको एक्सकवेशन हुआ था तो कुछ एक राजपथ भी मिला है हमको। तो ये झील तो बहुत पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। लगभग कितने साल इसकी कोई डेटिंग? अभी इसकी झील की डेटिंग तो नहीं हुई है, वो तो इकोलॉजी जो इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं वो लोग करेंगे इसको। लेकिन फिलहाल अभी उस झील की क्लीनिंग के लिए भी जिला प्रशासन कार्य करने जा रहा है, तो उसको भी, और टूरिज्म डिपार्टमेंट भी कार्य कर रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट वहाँ पर लैंडस्केपिंग का कार्य करा रहा है, कराएगा। और इसके अलावा पूरा टूरिस्ट फैसिलिटीज़ डेवलप करना, ये सब चीज़ें, ताकि वो एक हब बन सके लोग, लखनऊ और नियर बाय के लोगों के लिए, कि वो एक टूरिज्म की डेस्टिनेशन भी बन सके अच्छी। ये प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो ASI में और यूपी स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कार्य तो दोनों के एक जैसे ही हैं। बस ये है कि वो भारत सरकार की संस्था है और हम राज्य सरकार की संस्था। अब इसी बात तो मैं पूछता हूँ आपसे, जैसे राम मंदिर इतना बड़ा टॉपिक है, राम मंदिर में जो भी चीज़ें उसकी डेटिंग करनी थी, कुछ भी करना था, तो आप लोगों ने ये सब क्यों नहीं किया और ASI को ही क्यों हैंडओवर किया गया? उसका कारण ये था कि राज्य सरकार के पास भी आया था कि इसको आपको करना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक बहुत बड़ी संस्था है, और ये जो है 150 वर्ष से भी अधिक प्राचीन संस्था है। 1861 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका। तो इसका इंफ्रा, इसमें जो नंबर ऑफ एक्सपर्ट पीपल, ये सब किसी भी स्टेट के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तुलना में कहीं ज़्यादा हैं। तो इसीलिए भारतीय, चूँकि ये एक ऐसा विषय था जिस पे बहुत ही बृहद सर्वेक्षण की और बृहद अध्ययन की आवश्यकता थी, तो इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इन्वॉल्व किया गया। तो क्या ये प्रारंभिक सर्वे, मैं बताना चाहूँगी, प्रारंभिक सर्वे इसका यूपी स्टेट आर्कियोलॉजी ने भी किया है। अच्छा, इनिशियल लेवल पे। ओके, उसके बाद आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स उनको सबमिट की। हाँ, आगे कंटिन्यूएशन में ASI फिर सीन में आया इसमें। ओके, तो बजट का कितना फ़र्क होता है? जैसे यूपी लगभग 20% टूरिज्म देता है पूरे इंडिया में, सबसे ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर भी हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में और ASI में इतना बजट का फ़र्क क्यों है? बहुत फ़र्क है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो पूरे भारत को देखता है। सारे राज्यों को, सारे यूनियन टेरिटरीज। मेरा कहना है मतलब बाकी स्टेट्स के मुकाबले में उत्तर प्रदेश को इतना कम क्यों है? यूपी में बजट कम था, बहुत कम था, लेकिन विगत 3 से 4 वर्षों में बजट काफ़ी बढ़ा है। देखिए, बजट के ये होता है कि आपके पास लोग भी होने चाहिए काम करने के लिए उतने, और उसी हिसाब से बजट भी सरकार प्रोवाइड करती है। अच्छा। और एक होता है आपके सिनेरियो का भी फ़र्क पड़ता है, कार्य करने के सिनेरियो का भी।
अभी कंजर्वेशन के मामले में हम लोग थोड़ा पीछे थे, तभी हम लोग इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, काम करना शुरू किया है पिछले 3 सालों से। तो कंजर्वेशन में भी हम काफ़ी स्मारकों का काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इनको बढ़ाना है। और इसमें भी बजट भी वैसे ही बढ़ रहा है। शुरू में जहाँ कुछ भी बजट नहीं था, फिर वहाँ धीरे धीरे काफ़ी बजट आने लगा। ओके। तो एट प्रेजेंट आजकल तो करोड़ों में बजट आ रहा है हमारे पास भी, और हम लोग काम भी कर रहे हैं। थोड़ा सा अटपटा सवाल है कि हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का क्या विजन है इसको लेकर? उनका मतलब पूरे स्टेट को लेके, और जितने मंदिर अभी आप लोग कंजर्व कर रहे हो, कई सारे तालाबों को रिकंजर्व किया जा रहा है, तो इनका विजन क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन बहुत ही स्पष्ट है। धरोहर के प्रति उनकी जो रुचि है उससे हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। और इस मामले में शासन प्रशासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सहयोग रहा। शुरू में हमारे जो संरक्षित स्मारक हैं उनकी संख्या बहुत कम थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया इसमें कि आप 2027 तक कम से कम 300 स्मारक अपने कंप्लीट करिए, और 2047 तक 500 स्मारकों का एक लक्ष्य रखा गया था। तो 2027 में जो लक्ष्य दिया गया था उनके द्वारा, हमने 2026 में ही अचीव कर लिया। और आज की डेट में 305 स्मारक हमारे पास संरक्षण की, 278 मॉन्यूमेंट तो संरक्षित हैं ही, स्मारक और टीले, और उसके अलावा बाकी जो है 305 स्मारक हो जाएंगे हमारे। लगभग 40 स्मारक हमारे संरक्षण की प्रक्रिया में हैं। क्या अलग बनाता है उनको बाकी लोगों के कंपैरिजन में? जैसे कि उनका जो विजन है काम करने का, उनका जो तरीका है काम करने का, बाकी कई सारे लोगों ने काम किया है स्टेट को लेके, उनका विजन कैसे आपको डिफरेंट लगता है? मैं कंपैरिजन और किसी और से नहीं चाह रहा हूँ, इतना उनमें क्या ऐसा एक्स फैक्टर है कि आपको लगता है कि हाँ, ही इज़ द राइट पर्सन जिनकी हमें सुन के काम करना चाहिए? उनकी जो धरोहरों के प्रति जो सोच है ना, वो सोच ऐसी है कि मैं आपको बताऊं, कभी भी थोड़ा सा अलग से भी मैं चीज़ों को ऐड करना चाहूँगी इसमें। हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमेशा अपने धरोहरों पे ही गर्व करने का हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं या क्या है आपके यहाँ, हम अपनी धरोहर के ही बारे में बताते हैं। बिल्कुल। और देश विदेश में भी आप कंपेयर करके देखिए तो भारत का जो हमारा धरोहर है, हमारा जो संस्कृति है, वो बहुत ही समृद्ध है। बिल्कुल। हमारे लिए गर्व का सबसे बड़ा जो पॉइंट है हमारे पास हमारी धरोहर है। बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें विजन बहुत स्पष्ट रहा, और उनका ये कहना हमेशा रहा कि धरोहरों को संरक्षित करने की बहुत ज़रूरत है। वो मंदिर के फॉर्म में हो कि वो टीले के फॉर्म में हो, वो चाहे जिस फॉर्म में हमको मिल रहे हैं। तो हम लोग भी उसी विजन को लेकर के चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे विजन के साथ में हमको उच्च स्तर पे भी सहयोग की अपेक्षा रहती है। तो जब वो सहयोग मिलता है तो कार्य और तेज़ी से होते हैं। नहीं, बिल्कुल आप बहुत सही बात कह रहे हो कि मैंने पूरी रिसर्च की तो मैंने उसमें पाया कि कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको फिर से सही तरीके से बनाया गया, आपने उनको कंजर्व किया, जो बिल्कुल टूट गए थे। जैसे एक अपना वाल्मीकि आश्रम है बिठूर कानपुर में, इतना पुराना, वहाँ पे एक पेड़ भी है जिसको दीमक खाते हैं, वो फिर से अपने आप को रिन्यू कर लेता है। इतना सब कुछ है जिसके बारे में कोई जान नहीं रहा था, कोई पहचान नहीं रहा था। आज आपने उसको कंजर्व करके दोबारा से इतना सुंदर बनाया कि लोग जाना शुरू कर दिए वहाँ। मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगी। इस वाल्मीकि आश्रम का आपने जिक्र किया है कि जब मैंने ज्वाइन किया यूपी स्टेट आर्कियोलॉजी को एज ए डायरेक्टर, और मैं पहली विजिट मेरी वाल्मीकि आश्रम की ही थी। और जब मैं गई तो वहाँ का जो प्रवेश द्वार था वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में था। गया हूँ मैं वहाँ पे बहुत पहले। दैट वाज अबाउट टू कोलैप्स। और हाँ, दैट वाज अबाउट टू कोलैप्स, और उसमें एंट्री, पब्लिक की, विजिटर्स की एंट्री बंद थी। जो श्रद्धालुओं की एंट्री हमने बंद कर रखी थी कि वो साइड से घूम के आते थे, नहीं तो कभी भी वो कोलैप्स हो सकता था। और मंदिर की कंडीशन तो खराब थी ही, लेकिन तब भी काम चल ही रहा था, पूजा पाठ होता ही रहा। वो तो पंडित करते हैं। हाँ, लेकिन फिर जब मैं गई तो मैंने वहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु अगर यहाँ आए हैं तो उसको ठीक करें, क्योंकि हमारा दायित्व है। बिल्कुल। मेरे पदेन कार्यों के साथ साथ मेरा अपना भी एक मौलिक कर्तव्य है कि मैं अपने इन सब धरोहरों को ठीक करूँ। और हर चीज़ का पूरा ऐसा सहयोग रहा और सब चीज़ें ठीक रहीं। और उसके बाद 2 वर्षों में हमने इसको करके नहीं, अब तो बहुत सुंदर हो गया है। मैं अब जाना चाहूँगा वहाँ पे बहुत जल्दी। आपने महाराजगंज में इतना सब डेवलपमेंट दोबारा से किया, मोहनलालगंज हमने डिस्कस कर चुके हैं, शिव मंदिर फतेहपुर में, वैसे ही वहाँ पे रसिक बिहारी मंदिर भी है, एक शिव मंदिर आपने सीतापुर में भी कंजर्व किया है, आपने ललितपुर, झांसी, ऐसे कई सारे और जगह हैं। आगे के प्लान्स क्या है आपकी पाइपलाइन में? अभी और कौन कौन से मंदिर हैं? मैं कितने मंदिर हैं ये पूछ लूँ, ज़्यादा बेटर है। देखिए, अब वही है कि हम अभी जो कंडीशन है हमारे स्मारकों की, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमने अभी पहले 2022-23 में कुछ कार्य किया, 23-24 में हमने 4 मंदिरों को लिया, फिर 24-25 में कुछ स्मारकों को लिया, मंदिरों को लिया, कुछ किले भी अभी हमें करने हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है।
तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जैसे इस वित्तीय वर्ष में हम अगर इस वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो हमको जो बजट मिला है उसमें हमने लगभग अपने 41 स्मारकों को रखा है। किसी की बाउंड्री वॉल होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली टीलों की बाउंड्री बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि उनमें इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा, आज के समय का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो उनकी कई टीलों की हमने बाउंड्री ली है। उसके अलावा मंदिरों में कंजर्वेशन का कार्य है। देखिए हमारे लिए धरोहर होती है, चाहे वो मंदिर हो कि मस्जिद हो कि कोई किला हो कि कोई टीला हो, धरोहर है हमारी। हमने अभी कुछ और स्मारकों को भी लिया है, मंदिरों के अलावा भी, और टीलों को में भी काम कराने जा रहे हैं। और इसके अलावा बुंदेलखंड के कुछ किले, बावलियाँ, पैलेसेस, इनको भी हम कंजर्वेशन के लिए इस वर्ष टेकअप कर रहे हैं। ओके, आपको तो अच्छा लगता होगा ना बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद आप दोबारा से बुंदेलखंड को ही नया कर रहे हैं? निश्चित रूप से अच्छा लगता है क्योंकि हमारी जड़ें कहीं ना कहीं वहाँ जुड़ी होती हैं। लेकिन उसके अलावा भी बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पर्यटन की भी असीम संभावनाएँ हैं। और उसी परिदृश्य में हमारे पास वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्मारक भी हैं, कई किले हैं, गढ़ियाँ हैं हमारे पास। तो वहाँ पर कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी कंसीडर करना बहुत ही आवश्यक है। हड़प्पन पे बात करते हैं कि यूपी में हड़प्पन सिविलाइजेशन की कितनी साइट पे एक्सकेवेशन हुआ है और कितना अभी और आपको लग रहा है गुंजाइश है होने की? हड़प्पन एक ऐसा विषय है जो बहुत ही रोचक है और लोगों को इसके बारे में जानने की भी बहुत अभिलाषा रहती है। और चूँकि मैंने अपने ट्रेनिंग के पीरियड में एक हड़प्पन साइट पे ही एक्सकवेशन किया, हरियाणा के फतेहाबाद में भिराना एक साइट है, और अभी तक हड़प्पन की सबसे प्राचीनतम डेट उस साइट से मिली है। तो हड़प्पन पे काम करना तो हमको बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में जानना भी। अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में भी हमें बहुत सी ऐसी साइटें मिल रही हैं। रिसेंटली अभी एक हड़प्पन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मेरे जूनियर भी रहे हैं, मेरी चर्चा हो रही थी, तो वो बता रहे थे मुझे कि हमने 130 के आसपास साइट्स अभी यूपी में रिपोर्ट हो रही हैं। 130 हड़प्पन साइट्स रिपोर्ट हो रही हैं, जहाँ पर ये लग रहा है कि हड़प्पन एविडेंसेस मिल सकते हैं। अभी ये एकदम श्योर नहीं हुआ है क्योंकि श्योर तब होता है कि जब आप पूरे जाके सर्वे करके पूरे फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अभी ये आ रहा है, जो प्राइमरी स्टडीज़ हो रही हैं कि लगभग अराउंड 130 साइट्स यहाँ पर रिपोर्ट हो रही हैं। खैर उनको मैं भी अभी क्रॉस चेक करूँगी। लेकिन ये कि जब हम मेन साइटों की बात करते हैं तो मांडी बहुत ही चर्चित साइट रही है। 10 kg गोल्ड। अरे बिल्कुल, क्या उसकी कहानी बताइए ज़रा, क्या है? मांडी में सन 2000 में अचानक से एक चांस डिस्कवरी हुई थी, क्योंकि मांडी एक हड़प्पन साइट नहीं है। अच्छा। वहाँ पर सेटलमेंट नहीं है हड़प्पन, लेकिन वहाँ पर अचानक से एक सडन डिस्कवरी हुई कि वहाँ पर बहुत ढेर सारा गोल्ड निकला। और उसके लिए फिर जिला प्रशासन इसमें इन्वॉल्व हुआ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग सब इन्वॉल्व हुए उसमें। तो वहाँ का जो गोल्ड मिला वो एक पात्र में रखा हुआ था और कुछ पॉटरीज मिली जिनके आधार पर एक डेट डिसाइड की गई कि भाई ये हड़प्पन सारे ऑर्नामेंट्स हैं। और ऑर्नामेंट्स जो मिले उसमें जो जिस टाइप की रिंग्स थी, मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मैंने मांडी की गोल्ड को अपने हाथों से हैंडल भी किया है। इसका जो कलेक्शन है वो पुराना किला संग्रहालय में रखा हुआ है। और वहाँ मुझे देखने को भी मिला था इसको और हैंडल करने को मिला। बहुत अच्छे कड़े हैं और गले के जो हार एक बना दिया गया, पिरोया गया, उसमें जो रिंग्स हैं वो रिंग्स जैसे हमको स्टेटाइट बीड्स मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, सेम वैसे ही बीड्स के अकॉर्डिंग वो रिंग्स बनी हुई हैं। बहुत ही फाइन कार्विंग्स, मतलब छल्ले बहुत ही फाइन हैं वो सारे। तो वो जब गोल्ड मिला तो उसका 90% लगभग 90% भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास गया और उसमें कुछ नेशनल म्यूजियम को उनके द्वारा दिया गया जो डिस्प्ले है। और 10% के अराउंड राज्य संग्रहालय लखनऊ में आया। अच्छा। हाँ, जो यहाँ के आरक्षित संकलन में, रिजर्व कलेक्शन में रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है। और इसमें क्या हुआ कि थोड़ा लोगों ने, जैसे वो गोल्ड मिला तो आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ गोल्ड या सिल्वर हमको मिलता है, हाँ, ये भी मैं बताना चाहूँगी थोड़ा सिल्वर भी मिला था साथ में वहाँ। अच्छा, इसकी बात नहीं हुई बहुत ज़्यादा। हाँ, तो जो बेसिकली गोल्ड मिलना और 10 किलो गोल्ड जो रिकवर्ड हुआ, ये जो मिल गया वो बात है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा भी पे किया। गवर्नमेंट, हाँ, जो लोग लेकर के आए, अच्छा, हाँ, उनको गवर्नमेंट कुछ पैसा भी पे या उस गोल्ड की वैल्यू? नहीं, उसमें देखिए एक रूल है, तो उस समय तो एज अ कॉम्पनसेशन दिया होगा या गोल्ड की वैल्यू दिया होगा, तो वो तो उसके बारे में भी मुझे इतनी जानकारी नहीं है क्या स्थिति थी। लेकिन गवर्नमेंट ने पेमेंट किया है, पैसे दिए हैं उसके, इसके बारे में मुझे जानकारी हुई थी। अच्छा एनकरेजमेंट भी है ना लोगों के लिए, जो लोग एंटिक्विटीज़ को लेके चोरी करके भाग जाते हैं या कहीं खेत में मिलता छुपा लेते हैं, तो उनको एक एनकरेजमेंट भी है, भाई अगर आप दोगे तो गवर्नमेंट उसको प्रिजर्व भी करेगा और आपको उसका
कॉम्पनसेशन भी देखिए, मिलेगा? आपका ये पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सबको ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि लोगों के मन में ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि कोई सोना चांदी या कोई भी एंटिक्विटी मिलती है तो लोग उसको लेकर के भाग जाते हैं, देना नहीं चाहते सरकार को। उनको ये लगता है कि ये सब चला जाएगा, हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। बिल्कुल। कई बार ऐसी घटनाएं तक प्रकाश में आती हैं कि कुछ भी गोल्ड या सिल्वर मिलता है तो लोग तत्काल उसको गलवा देते हैं, छुपा लेते हैं या गलवा देते हैं उसको। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी लोगों को कि इसमें जो नियम है, ट्रेजर ट्रोव एक्ट जो कहता है कि अगर आप उसके ओनर हैं, एंटिक्विटी आपके खेत से मिल रही है, आपके मकान से मिल रही है और ये प्रूफ हो जाता है कि आप उसके ओनर हैं, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी प्लस 20% और आपको गवर्नमेंट देगी एज अ कंपनसेशन। यस। अरे वाह। तो लोगों को लगता है कि हमारा कुछ मिलेगा ही नहीं, तो लोग चुरा लेते हैं उसको या गायब कर देते हैं। लेकिन लोगों को ये जानना चाहिए कि अगर ओनरशिप प्रूफ होती है तो आपको मार्केट वैल्यू प्लस 20% आपको और मिलेगा। ये अकॉर्डिंग टू एक्ट है। और अगर मैं कोई एंटिक्विटी अपने घर पे रखना चाहता हूँ, मुझे नहीं बेचना, जैसे मेरे दादाजी या उनके पिताजी की कोई ऐसी एंटिक्विटी है जो उन्होंने अपने पेरेंट को, अपने बच्चे को दी, उन्होंने अपने बच्चे को, फिर मेरे पास आया, तो ऐसा कोई रूल है कि मैं अपने घर पे कैसे रख सकता हूँ उसको? बिल्कुल, इसका भी रूल है। इसमें ये होता है कि अगर आपके फैमिली में चली आ रही है कोई एंटिक्विटी या आपने कहीं से परचेज भी किया है, लीगली परचेज किया है, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। आम जनता सब लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका रजिस्ट्रेशन होता है। और पहले भारत सरकार की एक स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते थे। लेकिन वर्तमान में वो अब ख़त्म कर दी गई है वो स्कीम। और जितने भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जितने भी सर्कल्स हैं, उनके सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, अधीक्षण पुरातत्वविद जितने हैं, उनको ये पावर्स दी गई हैं कि वो रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं उन एंटिक्विटीज़ के। और लोगों को वो एंटिक्विटीज़ को रजिस्टर कराना चाहिए उनके पास। क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का? उसका ये है कि वो वहाँ पर अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑनलाइन अवेलेबल है ये वेबसाइट आपके? उस पे वेबसाइट ये हमारे नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में जो एसेज हैं वहाँ पर अवेलेबल है। तो वहाँ पर उनको अप्लाई करना है और उसके बाद उनकी फोटोग्राफ्स के साथ ये सब करके वो वेरीफाई करते हैं, उनका पीरियड वेरीफाई करते हैं, उसका एक प्रोफार्मा है पूरा, वो करके आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। आप उसको अपने पास रखिए, अपनी एंटिक्विटी को अपने पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र भी हो सकती है। बस ये होता है कि उसका रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट के पास हो जाता है और फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके पास है उसकी जिम्मेदारी भी है कि उसको सुरक्षित भी रखे। क्योंकि कई सारे ऐसे पुराने मंदिर है ना जो लोग पर्सनली अपने घर में बनवाते थे या एक गाँव के लिए बनवाते थे, बट किसी एक घर की जिम्मेदारी होती थी। आगे चलते चलते पीढ़ी दर पीढ़ी वो निकलता चला गया, वो मान लीजिए खानदान पूरा खत्म हो गया, तो फिर उस मूर्ति के लिए भी किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, तो वो भी जाके अपनी इन्फॉर्मेशन दे दे कि यहाँ एक मूर्ति है, बहुत पुरानी है, तो उसका फिर सारी जिम्मेदारी या तो एएसआई की हो जाएगी अगर उनको देते हैं, या आपकी हो जाएगी स्टेट डिपार्टमेंट की, या फिर अगर वो व्यक्ति खुद लेना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन करा के अपना रख सकता है उसको। नहीं, अगर उसने बाकायदा लीगली उसके पास है तो वो अपने पास रख सकता है। लेकिन अगर कोई मूर्ति ऐसे मिलती है, किसी मंदिर में स्कैटर्ड मिलती है, कहीं गिरी पड़ी मिलती है, या कभी जो चांस डिस्कवरी से मिलती है, तो ऐसे में उसको मालखाने में जमा करवाया जाता है। नियरेस्ट थाने में आप सूचना दे दीजिए, अगर वो आपकी नहीं है तो वो मालखाने में वहाँ जमा हो जाती है, फिर वो डिसाइड होती है। और मोस्टली इसमें जो एक्ट जो नियम कहते हैं तो वो स्टेट म्यूज़ियम में वो फिर लीगली आती है, क्योंकि स्टेट म्यूज़ियम जो है वो ट्रेजर ट्रोव का एक मुख्यालय के रूप में भी काम करता है। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें फिर स्टेट म्यूज़ियम में आती हैं। क्योंकि आपको पता होगा सनौली जो साइट है, तो सनौली साइट में सबसे पहले यही हुआ था, जिस खेत में आदमी अपना खुदाई कर रहा था किसी और काम के लिए, तो उसको जब पहले ये मिलना शुरू हुए एंटिक्विटीज़ या कोई पुराना चीज़ मिली, तो उसने सबसे पहले अपने घर पे रख लिया उसको। फिर जब ये बात पूरे गांव में फैली, फिर प्रशासन के पास पहुंची, तब उसके बाद एक्सकेवेशन चालू हुआ था। फिर वो दुनिया की सबसे पुरानी बरियल साइट निकल के आई। हमेशा ऐसा ही होता है। मतलब आप समझो, चैरियट्स जो मिले 2018-19 में, 4000 साल पहले वुड कैसे आज तक कंजर्व है उसकी? देखिए, जो डिस्कवरीज होती हैं वो नॉर्मली ऐसे ही होती हैं। कोई फाइंडिंग होती है तो हमारे यहाँ चूँकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि वो उन एंटिक्विटी को कहाँ देना है, किसको देना है। कई बार लोग डर भी जाते हैं कि भाई एंटिक्विटी मिल गई, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमको अरेस्ट कर ले या कोई चीज़ हो जाए। लेकिन डरने की कोई बात नहीं होती। आप अपने लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, बिल्कुल, और यही तो हमारा दायित्व है कि हमको अवेयर भी करना है लोगों को। चाहे वो ये पॉडकास्ट वो माध्यम बने, चाहे हमारे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वो माध्यम बने, चाहे हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो माध्यम बने, लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि एंटिक्विटीज़ को आपको कहाँ देना है, बिल्कुल कहाँ रखना है। डरना नहीं है इसमें। आप नियरेस्ट थाने में सूचना दीजिए, वो लोग को रखते हैं अपने पास, मालखाने में रखते हैं, रिकॉर्डेड रखते हैं, और उसके बाद वो खुद ही कॉन्टैक्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले इस बात को ज़रूर ऐड करूँगी,
कई बार ऐसे हमारे पास लोगों के फ़ोन आते हैं, कई SDMs के फ़ोन आते हैं या कई और थानों से फ़ोन आते हैं कि मैडम ऐसा रखा हुआ है, क्या करें हम इसका। हमारे यहाँ तो रिकॉर्डेड है, उनके यहाँ भी ट्रांसफ़र होता है चार्ज, तो हम क्या करें। मालखाने में पता चला कि 20 साल से पड़ा हुआ है, तो हम उनको बताते हैं कि आप इसको स्टेट म्यूज़ियम में लेटर लिखिए, वहाँ पर लेके जाइए, उनको हैंड ओवर कर दीजिए, आपका वो चीज़ वही जाएगी, अकॉर्डिंग टू एक्ट है। इसलिए कहीं कोई ऐसी बात नहीं होती है। रही इस सवाल की बात कि सनौली की डिस्कवरी, तो हमारे यहाँ की सब डिस्कवरीज लगभग ऐसे ही होती हैं। जब तक कोई टीला बाकायदा एक्सकवेट ना हो रहा हो, सब चांस डिस्कवरीज होती हैं, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज ऐसी हैं। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि जो मतलब दुनिया की सबसे पुरानी बरियल साइट निकल के आई, उसके बारे में आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा विस्तार में बताइए सनौली के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा इसको लेकर इंटरेस्टेड। सनौली पहले सनौली चूँकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ASI ने इसको एक्सकवेट किया था और 2006-07 में पहला इसको एक्सकवेशन हुआ था। डॉक्टर DV शर्मा शुरू हो गया था। हाँ, वो 5 में स्टार्ट हुआ, 6-7 में ऐसे चलता रहा। 2006 में मैंने विजिट की थी साइट। अच्छा। हाँ, 2006 में जब हम लोग उस समय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट थे, डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों को दिखाई गई थी वो साइट। तब गए थे, तब इतना ज़्यादा फाइंडिंग्स नहीं थी, स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे वो। बाद में इसको 2019 के अराउंड 18-19 में फिर मंजुल सर ने इसको एक्सकवेट करना शुरू किया इस साइट को। और बरियल्स तो बहुत ज़्यादा बरियल्स मिले हैं, more than 160 बरियल्स मैंने सुना है। बहुत बरियल्स मिले हैं, पूरे बरियल ही साइट है। और नियर बाय पेरीफेरी में इसके हैबिटेशन एरियाज भी अभी और करेंगे एक्सकवेशन तो मिलेगा। एक्सकवेशन देखिए थोड़ा सा ये होता है कि एक बहुत ही व्ययसाध्य और श्रमसाध्य प्रक्रिया होती है, तो एक्सकवेशंस के लिए बहुत फंड चाहिए, स्टाफ चाहिए, तो एक्सकवेशन उतना ही किया जाता है जितना बहुत ही रिक्वायर्ड हो। नहीं, और आपके प्रोफेशन की एक सबसे नेगेटिव पॉइंट ये भी है ना कि आप सब कुछ नहीं खोद सकते। हाँ, है ना, नियमानुसार हम सब कुछ नहीं खोद सकते। मन बहुत करता होगा कि अब आप कर नहीं सकते। बाउंडेशंस हैं, फंड्स हैं, और प्लस बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं कि हर चीज़ को नहीं खोदा जा सकता। देखिए एक चीज़ है ना कि अगर हम सब कुछ खोद देंगे अभी तो भविष्य के लिए क्या रखेंगे। सही बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। जो माउंट हम एक्सकवेट करते हैं तो उसमें भी हम एक पार्ट को छोड़ देते हैं भविष्य के लिए, और अपना जो एक्सकवेट करते हैं बहुत ही कम ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जो हम जिसको ओपन करते हैं लोगों की स्टडी के लिए। पहले तो स्टेट आर्कियोलॉजी ने नहीं किया कभी कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था उलासखेड़ा को छोड़ करके, लेकिन अभी हम बनरसिया कला में जो हमने एक्सकवेशन किया है महाराजगंज में, इसको भी हम ओपन कर रहे हैं, कंजर्व करा दिया है हमने साइट को। पूरी कंजर्वेशन का काम हो चुका है साइट पे। बगल में एक स्तूपा है, उसको भी ओपन कर दिया है और अब उसका कंजर्वेशन का काम भी शुरू होने वाला है। अच्छा। तो भविष्य के लिए भी चीज़ें छोड़ी जाती हैं। हाँ, आप हर बड़े माउंट पे देखेंगे तो पूरे माउंट को एक्सकवेट करना कहीं से भी उचित नहीं होता, और इसके लिए कभी भी आपको लाइसेंस भी नहीं मिलता। तो इसीलिए एक्सकवेशन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो कोई कहीं भी खोदना शुरू कर देगा। और अक्सर क्या होता है कि ट्रेंड आर्कियोलॉजिस्ट तो बहुत तरीके से खोदता है, लेकिन कई बार लोग ट्रेजर्स के अंदेशे में टीलों को खोदना शुरू कर देते हैं और वहाँ का पूरा कल्चर सीक्वेंस, वहाँ का पूरा सब कुछ सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसीलिए इस मामले में गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती है कि आप हर जगह ऐसे ही नहीं खोद सकते, चाहे वो स्टेट आर्कियोलॉजीज़ हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे आम आदमी को तो खैर लाइसेंस मिलेगा ही नहीं, वो तो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। हाँ। सनौली में क्या क्या मिला? सनौली की फाइंडिंग्स जो कि ये मैंने बताया ASI ने एक्सकवेट किया है, तो वो बहुत बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जितना हमको जानकारी है चैरियट के बारे में तो आपको वो चैरियट देखा है मैंने। देखा है आपने? हाँ। अच्छा, तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो चैरियट मैं ऐसा जितना मैंने लोगों से बात की वो बताते हैं कि लकड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी ज़मीन के अंदर रखी रहेगी, तो वो क्यों नहीं हुई? अब उसके लिए तो बहुत सर्कमस्टेंसेस डिपेंड करती हैं, क्योंकि उसमें बताते हैं कॉपर से भी बाइंडिंग थी। कॉपर के स्पोक्स लगे हैं उसमें। ओके। कॉपर के स्पोक्स हैं लगे हुए हैं, और उसमें देखिए वो फाइंडिंग ऐसे हो पाई कि नॉर्मली क्या होता है कि जब एक्सकवेशन करते हैं तो आप ऐसे सरफेस को क्लीन करते जाते हो, तो जो चीज़ ऊपर दिख रही है फिर वो सेकंड लेयर में आने में वो कट जाती है, उसका रेफरेंस उतना नहीं समझ में आता कि कैसे मिल रही है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सकवेटर ने काफ़ी, मंजुल सर ने काफ़ी दिमाग लगाया और उन्होंने कई नए नज़रिए से सोचते हैं उसको वर्टिकली कट किया। मेरे उनसे वह बात भी हुई थी। हाँ, अरे ही इज़ अ वेरी गुड एक्सकवेटर। वर्टिकली उसको एक्सकवेट किया और तब जाकर के पूरा समझ में आया कि ये तो चैरियट फॉर्म में है, वो व्हील फॉर्म में है, तो वो तब उसका वो व्हील पूरा वो क्लियर हो पाया। मैंने देखा है उसको। ठीक है, अभी तो उसकी डेट को लेके थोड़ा सा 4000 साल तो वैसे भी बताते हैं, 3500 से ज़्यादा ही है वो। 3500 तो है ही। देखिए वो लेट हड़प्पन में आ रहा है, तो लेट हड़प्पन की जो डेट गई है सबसे इधर आएंगे तो 1500 BC गई है उसकी डेट,
तो 3,500 साल तो वैसे ही हो गया। बिल्कुल। लेकिन अभी और फर्दर एक्सकवेशंस होंगे और चीज़ें होंगी तो और भी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी क्या होगा। मैम आपकी वेबसाइट को मैं चेक कर रहा था, डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उसमें एक चीज़ दिखी मुझे, अडॉप्ट अ हेरिटेज, ये क्या चीज़ है? अडॉप्ट अ हेरिटेज एक पॉलिसी है, जैसे भारत सरकार में है, सेम स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसको अडॉप्ट किया है। ओके। और इस पॉलिसी में ये है कि हमारे जो स्मारक हैं, हमारे जो माउंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको कोई व्यक्ति या कोई फर्म, ओके, स्पेशली कोई फर्म वो उनको अडॉप्ट कर सकती है और अपना CSR फंड के थ्रू उनमें काम करवा सकती है। जैसे कि इसमें बहुत क्लियर है कि वो कोई टिकटिंग वगैरह नहीं करेगी, CSR का अपना प्रयोग करना है उनको, और वो वहाँ पर बेसिकली सुरक्षा, स्मारक की सुरक्षा कराना हो, लैंडस्केपिंग कराना हो, वहाँ पर पेयजल व्यवस्था करानी हो, या इस टाइप से जो काम है उनके, जिसको हम कहते हैं ना मेंटेनेंस, इस टाइप की चीज़ों को वो कर सकती है। तो ऐसे में हमारे आज की डेट में 5 स्मारक हैं जो अडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी के अंतर्गत अडॉप्ट हुए हैं। कौन कौन से? हमारी रसखान की समाधि, अच्छा, मथुरा में है, और कुसुमन सरोवर। अच्छा, बड़ा सुंदर बन गया है वो तो, बहुत कुसुमन सरोवर में। हाँ, रात में लाइटिंग बहुत सुंदर होती है हाँ, इसकी। उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किया है, फसाड लाइटिंग की है। तो कुछ ये 2 स्मारक हैं जिनको अडॉप्ट किया है GLA यूनिवर्सिटी ने, और एक हमारा है पोतरा कुंड, एक स्मारक है जो आप देखेंगे कि जन्मभूमि के जस्ट बगल में है। ओके। हाँ, वो भी मुंबई की फर्म ने अडॉप्ट किया है। इसके अलावा लक्ष्मी मंदिर झांसी में वो अडॉप्टेड है, और रिसेंटली अभी हमारी हुरासखेड़ा जो साइट है इसको भी अडॉप्ट किया है एक फर्म ने। तो ये लोग क्या है ना, उसकी सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है, और बाकी और जो काम है उसमें बेसिकली वो हमारी परमिशन से, मतलब हमको जानकारी होनी चाहिए उनकी, वो कर सकते हैं। इससे फर्म्स को क्या बेनिफिट है? वो अपना CSR यूज़ करते हैं इसमें। हाँ, वो अपना CSR फंड यूज़ करते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी है जो मैं बताना चाहूँगी कि अगर वो वहाँ पर कुछ कैफेटेरिया बना सकते हैं, टेम्प्रेरी, परमानेंट कुछ नहीं बना सकते हैं, टेम्प्रेरी में कैफेटेरिया बना सकते हैं, या कुछ और भी करके, जैसे योगा हट्स वगैरह बना करके वो अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जो अर्निंग होगी वो उसी स्मारक पे लगानी यूटिलाइज हो जाएगी। हाँ, उसी पे लगानी होती है। अच्छा इनिशिएटिव है मुझे लगता है ये, अगर बहुत पॉजिटिव तरीके से चले तो, ना इसका मिसयूज भी बहुत हो जाता है। नहीं, इसीलिए तो हम लोग बैठे हुए ना, इसको हम लोग हर साल मॉनिटर करते रहते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। उन्हें रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है। बिल्कुल, रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। अगर वो कुछ उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो बिना परमिशन के नहीं कर सकते हैं। इवन अगर वो सोचते हैं कि हम मॉन्यूमेंट को कंजर्व कर दें, उसकी हालत ख़राब है, तो वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे सुपरविजन में होगा। ओके। पैसा वो लगाएंगे लेकिन सुपरविजन हमारा रहता है, इसमें हम काम करवाते हैं। इस मॉन्यूमेंट से ये है कि इस जो स्कीम से ये फ़ायदा होता है, पॉलिसी से, कि हमारे कई स्मारक हैं जो लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, CSR फंड भी यूज़ हो रहा है, सरकार का पैसा भी बचता है, और उनकी प्रॉपर टेक केयर भी हो जाती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप लोग कैसे करते हो? लाइडार सर्वे होता है और ड्रोन मैपिंग होती है, AI का इतना ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपकी फील्ड में इसका कितना यूज़ है? और जैसे आपने मुझे बताया कि हम सारी खुदाई और सारे एक्सकेवेशन एक साथ तो नहीं कर सकते, आगे कोई क्या टेक्नोलॉजी आ जाए, क्या नई चीज़ आ जाए, इससे कितनी हेल्प मिल रही है? क्या कर रहा है डिपार्टमेंट या नहीं? टेक्नोलॉजी देखिए बहुत यूज़फुल है आर्कियोलॉजी में। पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से काम करते थे, आज भी करते हैं, मेथड्स वही हैं आज भी करने के, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम इस तरीके से लाते हैं कि जैसे बात करते हैं एक्सकवेशन की और मॉन्यूमेंट्स की। तो मॉन्यूमेंट्स में सबसे पहले बताऊंगी कि आपका ये जो सर्वे, लिडार सर्वे होता है, तो उससे मॉन्यूमेंट का पूरा स्कैनिंग करके इसका डाटाबेस से तैयार हो जाता है। तो रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट जो है वो भी लिडार सर्वे करवाता है हमारे स्मारकों का। और उसके अलावा अब हम भी अपना एक विंग इस्टेब्लिश करने का अब एक इनिशिएट ले रहे हैं कि हम अपना एक विंग इस्टेब्लिश करेंगे जिससे लिडार सर्वे हम अपने सारे स्मारकों का कर सकें। उसका फ़ायदा ये होता है कि फ्यूचर में अगर मॉन्यूमेंट कोलैप्स कर गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, या कोई और कलामिटी आ गई, कोई कलामिटीज़ में आप समझते हैं कई चीज़ें हो सकती हैं, वॉर की सिचुएशन है, कुछ भी, मतलब हमारे स्मारकों को अगर कहीं से भी डैमेज होता है तो कम से कम लिडार के थ्रू जो स्कैन डाटा होगा उसको हमें, हमारे पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि हमारा स्मारक कैसा था, उसको कंजर्व करना है तो कैसे करना है, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हम लोग मैपिंग को भी यूज़ करते हैं। हमने अपने GI टैगिंग हो चाहे और मैपिंग्स हो, ये सब भी हम अपने उसमें मॉन्यूमेंट्स को हमने टैग किए हैं, मैपिंग्स यूज़ करते हैं। और एक्सकवेशंस में क्या होता है कि बहुत बड़े एरिया में आप एक्सकवेट कर नहीं सकते हो, तो नीचे कितने स्ट्रक्चर्स हैं, क्या हैं, दबे हुए हैं, उनको देखने के लिए भी लिडार सर्वे, GPR, ये सब चीज़ें यूज़ होती है, GPS, ये सब GPR जो है यूज़ होता है। अच्छा। अभी हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं बनरसिया कला में। अच्छा। क्योंकि बनरसिया कला एक ऐसी साइट है, मैं बहुत ज़रूर बताना चाहूँगी आपको कि हमने एक छोटे से माउंट को एक्सकवेट किया है, लेकिन इसका जो एक्सपेंशन है वो एक बहुत बड़े एरिया में है। इसका 84 एकड़्स के अराउंड एरिया तो प्रोटेक्शन में है। प्रोटेक्शन मतलब किसानों का एरिया होता है, हम प्रोटेक्शन में लेते हैं, उसमें ये नियम होता है कि वो बहुत नीचे तक वो डिग नहीं कर सकते हैं।
अच्छा। क्योंकि नीचे स्ट्रक्चर्स जगह जगह मिलते हैं। रिसेंटली अभी वहाँ क्या हुआ कि टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे माउंट के बगल से रोड बना रहा था, रोड जैसा स्ट्रक्चर निकाल रहा था, वहीं पर बाउंड्री बना रहा था, तो उसी साइड में ही हमको 2000 कुशाणा कॉइन्स का एक होड़ मिल गया एक मटके में। अच्छा। तो इसीलिए जीपीआर सर्वे वगैरह जो होता है, रेडार सर्वे, जीपीआर सर्वे, सारे जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनके बेस पर हमें जान सकते हैं कि नीचे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और कहाँ हमको कितना एक्सपेंशन मिल जाएगा बिना एक्सकवेट किए। तो उसका एक डाटा भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो साइट ऐसी है जो कुषाण पीरियड में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सेटलमेंट थी। वहाँ पर 2 गांव हैं, और साइट पे चूँकि मैं भी कई बार गई हूँ और बाकी मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों से भी पता चला है कि लोगों के घरों की दीवारों में उन ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो दैट इज़ अ वेरी रिच साइट, जहाँ पर हमको इन टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग करके वहाँ का सेटलमेंट के बारे में जानकारी भी करनी है। नहीं तो मैं चलना चाहूँगा आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताइए कि यूथ को कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं आर्कियोलॉजी में अपना पार्टिसिपेशन करने के लिए? स्कूल और कॉलेजेस को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं इसमें अवेयरनेस के लिए? हम लोग लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्यक्रम करते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जैसे अभी बात हुई, हुलासखेड़ा बगल में साइट है, लखनऊ वालों को ही नहीं मालूम, तो उत्तर प्रदेश की तो बातें छोड़िए। सही बात है। ये प्रॉब्लम क्यों है? ये लोगों की गलती नहीं है, ये गलती होती है कहीं ना कहीं हमारी, कि हम उतना अवेयर नहीं कर पाते हैं लोगों को। माँ बाप अवेयर नहीं है, इसलिए वो बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम अपनी भावी पीढ़ी को कैसे अपनी धरोहर को सुरक्षित ट्रांसफ़र करेंगे? इसीलिए हम बहुत कई अवेयरनेस के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और जिसमें एग्जीबिशंस लगाते हैं और आर्कियोलॉजिकल लेक्चर्स रखवाते हैं। हमारे ऑफिसर्स जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जाते हैं, और ये चीज़ें कोई यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं हैं। यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, प्राइमरी पाठशालाएँ, जिस लेवल के भी बच्चे हैं, जहाँ भी हैं, हम वहाँ पर पहुँचते हैं। और हमारा ये प्रयास होता है कि 75 ज़िले हमारे यूपी में हैं, हम सब जगह पहुँच सकें। लेकिन अगर 75 नहीं भी पहुँच पाते हैं तो 35-40 ज़िले तो हम कवर करते ही हैं। ये कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, इनके थ्रू लोगों को अवेयर करने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है, तभी धरोहर बच सकेगी। ये मुझे लगता है कि हमें यूथ को अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, जैसे कि हम सबसे पहले तो किसी को भी इनग्रेविंग चालू ना कर दें अपने हाथ से। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं किसी भी जगह का। जो रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा या आप लोगों के द्वारा कि भाई यहाँ पे आपको जूते पहन के नहीं जाना है, या इस साइड पे आपको कोई दूसरी चीज़ लेके नहीं जाना है, पानी की बॉटल्स लेके नहीं जाना है, तो लोग मान लें उन चीज़ों को। क्योंकि कोई भी रूल किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं होते हैं। किसी चीज़ को सालों साल चला, आप तो चले जाओगे कुछ टाइम बाद, लेकिन ये चीज़ जैसे आप जो 1000 साल बाद दोबारा से उसको कंजर्व कर रहे हैं, आप आज से 1000 साल बाद भी तो कुछ कंजर्व होगा ना। तो जितना हम आज कम डैमेज करेंगे उनको, उतना ही आगे चल के फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। इसके लिए हमको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, तो बहुत ज़रूरी है। हमको अपनी एजुकेशन का इसको पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप किसी मॉन्यूमेंट पे, बड़ा शौक है ना लोगों को इंग्रेव करने का। मैं अपने हर व्याख्यान में इस चीज़ को बोलती हूँ कि भाई इंग्रेव मत कीजिए। आज आप इंग्रेव करके चले गए, बहुत शौक है ना आपको, 10 साल बाद आप आएंगे आपको वो नाम दिखेगा, लेकिन ऐसे ही अगर हर आदमी इंग्रेव करने लगेगा तो कल को वो स्मारक बचेगा ही नहीं। केवल इंग्रेविंग्स ही दिखेंगी, ऐसे ही डैमेज ही दिखेंगे, वेंडलिज्म ही दिखेगा। तो पहली बात, इसको नहीं करना है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, हमारे चाहे बच्चे हों, चाहे हमारी युवा पीढ़ी हो, चाहे हमारे और लोग। स्कूल्स को ना, मेरा एक सजेशन रहेगा, स्कूल्स को आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट से आप लोगों से टाइप करके ना बच्चों को ऐसे साइट्स पे ले जाना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं बचपन में किसी साइट पे गया, जैसे मुझे कोई मान लीजिए कोई रानी लक्ष्मीबाई का किला किसी ने दिखाया, तो अब मुझे उसको देख के बड़ा अच्छा लगा, फैसिनेटेड लगा कि यार कि ये क्या चीज़ बना दी। मतलब इसको वो लोग कैसे बना लेते थे, और आज हम लोग 1000 स्क्वायर फीट के घर बनाने में भी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये अगर किसी के इंसान के अंदर घुस गया कि यार मेरी भी जिम्मेदारी है कुछ संभाल के रखना, तो सबसे ज़्यादा स्कूल्स में ही हो सकता है ये। देखिए, स्कूल एजुकेशन एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर बच्चा अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने टीचर की सुनता है। बिल्कुल। और उस समय का जो दिया हुआ ज्ञान है वो पूरे जीवन भर चलता है। 100%। तो स्कूल तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसलिए जो हम कार्यक्रम करवाते हैं अपने, उन कार्यक्रमों को हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे स्कूलों में ज़्यादा करवाएं, और उन बच्चों को उन्हीं के लेवल का ज्ञान दिया जाता है। हम उन बच्चों को आर्कियोलॉजी नहीं पढ़ाने जाते हैं। आर्कियोलॉजी पढ़ानी है तो हमको डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उन बच्चों को हम अपने धरोहर के बारे में बेसिक नॉलेज देते हैं कि आपको कैसे इसको बचाना है,
कैसे पहचानना है, कैसे बचाना है और फिर आगे क्या करना है। तो छोटे छोटे बच्चे इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी भूमिका अपनी उनकी होती है। ऑर्गेनाइज हो सकता है, बिफोर एंड आफ्टर किसी चीज़ का दिखाया जा सकता है। वो हम करते हैं, हम अपनी एग्जीबिशंस, देखिए क्या होता है कि एग्जीबिशंस के माध्यम से हम वही चीज़ें दिखाते हैं। विजुअल का जो इम्पैक्ट है वो आपके बात करने या लेक्चर देने का इम्पैक्ट वो नहीं होता है। और छोटे बच्चे जो होते हैं वो विजुअल ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं। हम एग्जीबिशंस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और अभी हम प्लान कर रहे हैं, जैसे हमारी ये मोबाइल एग्जीबिशंस तो चलती ही हैं, अभी हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में अपनी पूरी एक मोबाइल वैन रेडी करें उसके लिए, ताकि जो जगह जगह पूरे टाइम मूव करती रहे। ओके। अच्छा, यूपी के अभी तक आपने जितने भी एक्सकेवेशंस किए हैं, फाइंडिंग्स मिली हैं, या आपने जिन चीज़ों को प्रिजर्व किया है, कंजर्व किया है, आपको सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग आज तक क्या लगा आपके 18 से ज़्यादा साल के करियर में? सबसे ज़्यादा अगर फैसिनेटिंग बात की जाए तो नेचुरली एक्सकवेशंस जो होते हैं वो बहुत ही फैसिनेटिंग। कोई एक साइट जो आपको लगा यार मैं मतलब दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, आपको लगी हो कभी कि यार ये बहुत अच्छा काम किया मैंने? भैराना साइट में जो एक्सकवेशन हुआ था उसका पार्ट होकर के तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मुझे आज भी उसकी यादें हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या? हाँ, तो वहाँ पर जो फाइंडिंग्स होती थी, पर डे कुछ ना कुछ फाइंडिंग होती थी। जैसे जिस ट्रेंच में मैं थी वहाँ से लगभग 1100-1200 बीट्स एक पॉट में मिले थे हरप्पन पीरियड के। कार्नेलियन, लैपिस लेजुली, स्टेटाइट था और टेराकोटा बीट थे, मुझे आज भी याद हैं। वो अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग और फैसिनेटिंग होता है। फिर उसके बाद हमारे ट्रेन से बरियल्स भी निकल रहे थे, और हमारे बरियल्स तो मैच्योर हरप्पन फेस के बरियल्स थे। तो ये सब चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग होती। कोई भी अगर आर्कियोलॉजी जो एक्सकवेशंस होते हैं उनमें कब कहाँ क्या फाइंडिंग हो जाए दैट वी डोंट नो। बिल्कुल, धरा के गर्भ में क्या क्या छुपा है, क्या क्या निकलेगा, ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए वो बहुत ही फैसिनेटिंग होता है कि अब क्या निकलेगा, अब क्या निकल सकता है। तो ये फाइंडिंग्स, और आर्कियोलॉजिस्ट को जब ये फाइंडिंग्स मिलती हैं तो ये उसको बहुत ही खुशी देती हैं। नहीं, ये तो बहुत, मुझे भी सोच के बहुत अच्छा लगता है कि हज़ारों साल पुरानी कोई चीज़ आपके हाथ में है जो वो लोग यूज़ करते थे। उन्होंने उसको रख दिया किसी के लिए कि भाई उन्हें नहीं पता कि आपको मिलेगा या किसको मिलेगा, उसके बाद आपको मिल रही, कितनी गूज़बम्स वाली बात है ये। एग्जैक्टली। अगर आप इमेजिन करके देखिए, हड़प्पन का ही मैं एग्जांपल देती हूँ, सबसे बेस्ट अभी जो टेक्नोलॉजी का जो हमको एंशिएंट में रिमेन्स मिल रहे हैं हड़प्पन में, ड्रेनेज सिस्टम, ट्रेडिंग अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग। अभी आप देखिए जो बीट्स हैं उनके, फॉर एग्जांपल जो बीट्स की मैं बात कर रही थी, वो बीट्स में हमको तार डाल के एक माला बनानी थी। उसके जो पोर्स छेद थे उसमें वो इतने बारीक थे कि कोई सुई नहीं जा रही थी। तो सोचिए उस समय लोगों ने कैसे उनको यूज़ किया होगा। भाई उस समय भी माला बना के पहनते थे ना वो, बिल्कुल, कैसे यूज़ किया होगा, कैसे किया होगा। उस समय तो कोई मशीन नहीं थी ना, क्या टेक्नोलॉजी उनकी रही होगी जो आज की मशीनों से भी आगे है कि उन्होंने ऐसे ऐसे बीट्स बनाए। स्टेटाइट बीट इतना पतला होता है कि अगर आप, चूँकि दबे दबे थोड़ा फर्जाइल भी हो जाता है और स्टेटाइट मटेरियल भी थोड़ा फर्जाइल होता है, आप उसको सिर्फ दबा दीजिए वो चूर हो जाता है। कैसे उन्होंने ये सब चीज़ों को बनाया होगा, क्या फिनिशिंग है, कहीं ऊपर ऊपर नीचे कुछ नहीं, एकदम सर्कल है। मांडी का गोल्ड एकदम वेल फिनिश्ड। मतलब आज के सुनार को मेहनत करनी पड़े तो बहुत समय लगेगा। उस समय के सुनारों के पास जिनका कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, तब भी उन्होंने ऐसे बनाया। सेमी प्रेशियस स्टोन्स, कार्नेलियन, लैपिस, ये सब के बीट्स बनाए उन्होंने। क्या शानदार बीट्स बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के। मतलब देख के ही लगता है कि क्या टेक्नोलॉजी रही हो, कितने वो एडवांस रहे होंगे। तो ये चीज़ें बहुत ही फैसिनेटिंग है लिटरली। उसके हिसाब से हम क्या बैकवर्ड जा रहे हैं? अगर हड़प्पन इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे थे तो हमारा युग जो है वो पीछे जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा युग बिल्कुल रॉकेट साइंस की तरह चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी विचारणीय बात है कि लोग ये सोचते हैं कि हम अब डेवलप कर रहे हैं। एक सिविलाइजेशन ऐसी थी जो बहुत डेवलप थी, ऑलरेडी डेवलप थी। उसमें आप ये देखिए कि उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या था, उनका ड्रेनेज सिस्टम क्या था। हम पढ़ते हैं ना अपने बुक्स में, बच्चे पढ़ते हैं। आप जाकर साइट्स को देखिए, मतलब आपको लगेगा कि क्या लोग थे वो। ये प्रॉपर पूरा एक शहर बसा है तो प्रॉपरली बसा है। एक अपर, मतलब एक सिटाडल है उनका, दुर्ग एरिया है, एक नीचे लोअर टाउन है, नीचे जहाँ आम आदमी रह रहा है, ऊपर में राजा और पुरोहित जैसे लोग रहते होंगे। फिर आप धौलावीरा पे आइए, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुआ है धौलावीरा, वो अपने आप में माइंड ब्लोइंग साइट है। और उस साइट में आपका सबसे बड़ी बात है कि सिटाडल और लोअर टाउन के साथ मिडिल टाउन भी है, और सब फोर्टिफाइड हैं, सब सुरक्षित किए गए हैं एक सुरक्षा प्राचीर से। ट्रेड होता था, और ट्रेड है। पानी का सिस्टम देखिए कैसे पानी हुआ। लोथल में भाई आपको बंदरगाह मिल रहा है, सब कुछ चीज़ एविडेंस मिल रहे हैं। और धौलावीरा में भाई राजस्थान, ये आपकी गुजरात की साइट्स हैं
जहाँ पानी का इतना प्रॉब्लम है, जो एकदम डेजर्ट एरिया है आज के डेट में, उस समय उन्होंने कैसे कैसे पानी की धाराओं को मोड़ा है अपनी तरफ में, कैसे पानी का अरेंजमेंट किया है, अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग थी वो। तो आज भी हमारा विज्ञान चल रहा है, लेकिन एक समय एक ऐसी सभ्यता हुई जिसको जानने और समझने की हमको बहुत ज़रूरत है। हम कोई पिछड़े से अब डेवलप नहीं हो रहे हैं, हम बहुत डेवलप थे। हमें तो 3 टाइप की सभ्यताएं मिलती है ना। एक वो जिन्होंने बिना कुछ लिखे सिर्फ बरी कर दिया, हमें मिल जाता है वो। एक वो जिन्होंने लिख के बरी किया लेकिन उसकी हम समझ नहीं पाए, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गई। एक उसके बाद जिन्होंने लिखा और बरी किया, हम उनको स्टडी करके उनको समझ पा रहे हैं उनकी लैंग्वेजेस में ना। हिस्ट्री को ऐसे ही डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्ट्री जो आपने बताया अभी कि जहाँ पर हमको कोई रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड जहाँ रिटर्न रिकॉर्ड है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, और हिस्टोरिकल पीरियड में तो रिटर्न रिकॉर्ड है और पढ़ा भी गया। जिस दिन हड़प्पन स्क्रिप्ट को पढ़ लिया जाएगा वो प्रोटो हिस्ट्री से हिस्टोरिकल पीरियड हो जाएगा। क्या इसके लिए हो रहा है कोई रिसर्च हो रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन? बिल्कुल, लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों ने दावे भी किए हैं कि हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी कोई वैश्विक स्तर पे कोई अभी मान्यता नहीं हुई है इसको। मान्यता करेगा कौन? देखिए, जब चीज़ें कोई पढ़ लेगा और हर चीज़ उस जैसे ब्राह्मी पढ़ी गई, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको कि ब्राह्मी पहले कोई नहीं पढ़ पा रहा था। जेम्स प्रिंसेप ने जब पढ़ा तो उसने धीरे धीरे सेट करना शुरू किया। उसने जो सबसे पहला वर्ड पढ़ा, संस्कृत का चूँकि जानकार हुआ वो, कि ये सब चीज़ें ऐसे आती है तो दान से होता है अंत उनका, तो उसने फिर ये एज्यूम किया कि लास्ट वाला जो वर्ड है ये दान होना चाहिए। तो उसने द आइडेंटिफाई किया, मात्रा आइडेंटिफाई की, न आइडेंटिफाई किया, दानम करके हुआ। अंक की बिंदी तो समझ में आती ही है। धीरे धीरे उसने ऐसे कोरिलेट करते करते बाकी सारे ब्राह्मी को पढ़ लिया। जब वो पढ़ा गया तो आज ब्राह्मी आपको जहाँ भी मिलेगी आप वही चीज़ यूज़ करेंगे, आप पढ़ पाएंगे उसको। ऐसे ही हड़प्पन के साथ है कि जब लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन जब वो पढ़ करके पूरा हर जगह में वो स्क्रिप्ट सेट हो जाए प्रॉपरली, सब जितना भी मिल रहा है, चाहे वो धौलावीरा में हमको साइन बोर्ड मिल रहा हो, चाहे और जगह पे सील्स मिल रही हैं, जब वो सब पढ़ करके एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें हैं, तब उसको मान्यता मिलती है। ओके। आम सिटीजन्स के लिए कोई एक मैसेज कि वो अपने लोकल हेरिटेज के गार्डियंस कैसे बन सकते हैं? अपनी हेरिटेज वो अपनी होती है, अपनी विरासत आपकी अपनी पहचान है। हर व्यक्ति को ये अवेयर होना चाहिए कि अपनी पहचान को बचा के रखना। यही धरोहर हमें गर्व का अनुभूति कराती है, हमारे फोरफादर से हमको मिली है। तो हमारा ये परम दायित्व है कि हम इसको आने वाली अपनी पीढ़ी को, इसको जैसा ही मिला है हमको, उसे सुरक्षित तरीके से हैंड ओवर करें, ट्रांसफ़र करें। इसके लिए हम उनको डैमेज ना करें, उनको सुरक्षित रखें, न डैमेज करें, न किसी को डैमेज करने दें। यही मेरा सबके लिए संदेश है। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से कई सारे लोगों तक ये पहुँचे कि उन्हें कैसे अपनी चीज़ों को बचा के रखना है, क्योंकि अब आजकल सिस्टम आ गया यूज़ एंड थ्रो का। लेकिन पुराने समय में आज भी अगर मेरी दादी के कुछ ऑर्नामेंट्स अगर हमें देखने को मिलते हैं तो हम कितना फैसिनेट होते हैं देख के, यार ये क्या बढ़िया तरीके से कैसे बनाया होगा। और आप सोचो कि 1000 साल पहले क्या हुआ होगा। हमें हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच के चलना चाहिए कि आगे आने वाले कुछ सालों बाद उनकी क्या वैल्यू होने वाली है। अगर हम ये समझ लेंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आधी प्रॉब्लम्स ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, हमारी जो ये धरोहर है यही हमारी पहचान है, और अपनी पहचान को बनाए रखना और उसको सुरक्षित तरीके से हैंडओवर करना, ये हमारा मूल धर्म है। मैं कर्तव्य से ऊपर इसको धर्म मानती हूँ। तो अपने इस धर्म का निर्वहन करना हम सभी का दायित्व है भाई। बिल्कुल सही बात है। मैम, हम अपने सारे पॉडकास्ट में एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड रखते हैं। तो मैं आपके साथ भी वो करना चाह रहा था कि आप एक शब्द में या एक लाइन में भी उसका जवाब दे सकते हैं आराम से। ASI या स्टेट आर्कियोलॉजी, दोनों में चूज़ करना होता आप कहाँ काम करते अगर चूज़ करना होता तो? देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हमको धरोहरों के क्षेत्र में बहुत काम करना बाकी है अभी। मैं यहाँ काम कर रही हूँ, यहाँ काम करने का बहुत स्कोप है और बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं अभी काम करने के लिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ये है जो ASI है कि यहाँ पर आप पूरे हिंदुस्तान में काम कर सकते हो। डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि आपका जन्म इन मंदिरों को या ऐसी चीज़ों को कंजर्व करने के लिए ही हुआ था? बिल्कुल, अब मुझे यही फील होता है, क्योंकि एक समय था कि जब मैं BSc की पढ़ाई कर रही थी तो मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन एनी हाउ मोह भंग हुआ, और चूँकि मेरे यहाँ 3 जनरेशन से हम लोग आर्कियोलॉजी के फील्ड में हैं, तो उससे लगाव होना एक बहुत ही स्वाभाविक बात थी। मैंने हैंडेक्स और वगैरह उस समय देखा जब बच्चे इसके बारे में जानते भी नहीं थे। अच्छा। तो मुझे बहुत लगाव था, और हिस्ट्री से तो मुझे बचपन से बहुत लगाव रहा। लेकिन अब ये महसूस होता है कि ईश्वर यहाँ लेके आए हैं, तो निश्चित रूप से उनका ये उद्देश्य था कि मैं धरोहरों के संबंध में काम करूं, और हमारे जो मंदिर, हमारे जो स्मारक सब हैं, जो उनकी कंडीशन है उसको ठीक करना
मैं अपना धर्म समझती हूँ और अपने पद का दायित्व तो है ही। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक हिस्टोरिकल फिगर जिसका रियल हिस्ट्री अभी भी बरीड है, कोई भी ऐसी हिस्टोरिकल जगह अभी भी वो बरीड है, चाहे आप जैसे भी उसको बताना चाहो, लिटरली या फिगरेटिवली। ऐसे बहुत सी जगह हैं। ओके, ऐसी बहुत कोई सी एक जगह जो अभी तक कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा? अभी देखिए, खोदेंगे तो हम जब खोज करते हैं और जब खुदाई करते हैं तो बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं। और इरज का मैं फिर से जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ी साइट है। जैसे हरप्पन साइट में अगर बात करें तो राखीगढ़ी की ऐसी साइट है जिसमें एक्सकवेशन हुआ भी है और एंटिक्विटीज़ निकली भी हैं और लोग जाने भी हैं, वर्ल्ड वाइड उसको जानते हैं। लेकिन राखीगढ़ी जो हरप्पन को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन सबको ये मालूम है कि राखीगढ़ी कितनी बड़ी साइट है जिसमें अभी बहुत काम करने का स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। 2 गांव ही बसे हुए हैं साइटों के ऊपर। और इसके अलावा जब आप इधर आते हैं, यूपी की बात करते हैं, तो ऐसे भी अभी बहुत साइटें हमको मिलेंगी, मिल रही हैं। सहारनपुर में एक जगह है सरसावा, वहाँ पर भी हमको भविष्य में एक्सकवेशन करना है और ये उम्मीद है कि वहाँ पर भी हमको जो फाइंडिंग्स मिलेंगी वो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग होंगी। वर्स्ट मिसकंसेप्शन जो लोग यूपी की आर्कियोलॉजी के बारे में रखते हैं? अक्सर लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर धरोहरों के संबंध में कोई काम नहीं हो रहा है। ओके। और चूँकि पुरातत्व एक ऐसा शोध का विषय होता है जिसमें जब आप काम करेंगे तो रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता है। इसका रिजल्ट आने में बहुत समय लगता है, सालों तो साल का प्रोसेस, सालों साल का लगता है। भाई कोई एक्सकवेशन होता है तो 2 सेशन 3 सेशन मतलब 2 साल 3 साल चलता है, तब उसकी फाइंडिंग्स आती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या होता है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बिहाइंड द सीन रह के काम करता है और इसमें समय लगता है। लेकिन अब लोगों के मन में यही धारणा होती है कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो अचानक से ही दिखता है। हाँ, अभी जैसे हम लोग मंदिर, वाल्मीकि मंदिर के बारे में बात की, तो मैं जब गया था वहाँ पे तो बिल्कुल टूटी हुई हालत में था, और अब कुछ दिन पहले मैंने देखा तो अचानक से वो बदल गया। अगर मैं देखता कि यार हो रहा है तो मैं भी सोचता कि यार ये पता नहीं हो भी रहा है कि नहीं, लेकिन ये तो इतने साल में और फिर अचानक से इसका रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल। देखिए क्या है ना, आपने बिफोर देखा और आपने आफ्टर देखा तो आपको मालूम है कि विभाग ने क्या किया है। बिल्कुल। नॉर्मली क्या है, जो बिफोर देखे हैं आफ्टर नहीं देखे उनको लगता है कुछ नहीं किया, जो आफ्टर देखे उनको मालूम है नहीं कि बिफोर में क्या था। सही बात है। ये चीज़ें आती हैं। और चीज़ें देखिए, कंजर्वेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आराम धीरे धीरे होती है। बारिश में आप कंजर्वेशन काम कर नहीं सकते, सर्दियों में काम ठीक से होता नहीं है, तो इसका भी अपना एक सीज़न होता है काम करने का और थोड़ा समय लेता है ये, और नो डाउट पैसा भी लगता है इसमें। तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दी हम अपने उत्तर प्रदेश की जितनी प्रोटेक्टेड साइटें हैं धीरे धीरे करके सबको कंजर्व कर ले जाएंगे। आई फील लकी कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इस समय यूपी काम कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, लोग, मतलब मेरे बॉम्बे में फ्रेंड्स हैं, उन सबका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। मैं बॉम्बे गया था पढ़ाई करने के लिए, तब के और अब की यूपी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल, लोगों की पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया यूपी। बिल्कुल है भाई, 18 वर्ष तो मैं ही काम कर रही हूँ स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और चीज़ें बहुत बदली हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत काम हो रहा है। ये पॉजिटिव चीज़ है। अगर हम पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड कर दें और इन अच्छी चीज़ों को भी देखें ना, तो मुझे लगता है कि ये हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा इस समय हमारा है। कई चीज़ें हैं, लेकिन बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट तो हम तो यही बात करते हैं कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और हम अपनी एंटिक्विटीज़ को, अपनी धरोहर को किस प्रकार से संरक्षित कर रहे हैं। कम बजट में आप लोग अच्छा काम कर ले रहे हो। तमिलनाडु वगैरह में इतना ज़्यादा बजट मिलता है, फिर भी वो लोग उस लेवल पे नहीं है जिसमें हम उनके 10x काम कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी स्टेट के लिए नहीं कहूँगी कुछ, नहीं, मैं कह सकता हूँ कि मैं अभी तो मैं सब, क्योंकि हम लोग तो पूरी रिसर्च करके बैठे हैं, हम सब बता रहे हैं कि आपके पास मैन पावर भी कम है, सोर्सेज भी कम है, बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये काम हो पा रहा है तो कमेंडेबल है। अच्छा, म्यूजियम या एक्टिव एक्सकेवेशन साइट ज़्यादा एक्साइटिंग क्या है? नो डाउट एक्सकेवेशन साइट। ओके। एक फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट या रिसर्चर जिनका नाम आपको जेन्युइनली इम्प्रेस करता है? ऐसे में तो एक ही नाम आता है सबसे पहले जो जहन में, जो हमारे इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर हैं, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। उस व्यक्ति ने इतना काम किया है, उनके बारे में पढ़िए जब, तो लगता है कि उसने उन्होंने अपना जीवन जो है पूरा इंडियन आर्कियोलॉजी के लिए समर्पित कर दिया। और क्या, वो उन्होंने भी तो धरोहर ही दे दी ना बना के आप लोगों को। बिल्कुल। नहीं, आज इतनी साइटें प्रकाश में आई हैं, वो इंसान की यात्रा विवरण के साथ में वो चले हैं, और उन्होंने इतनी सारी बुद्धिस्ट साइटें जितनी हैं हमारे यहाँ की, वो ऑलमोस्ट उन्हीं के समय से प्रकाशित होना शुरू हुई हैं। अच्छा, प्रकाश में आई हैं। पहले सारनाथ कहाँ है नहीं जानते थे लोग, बोधगया कहाँ है नहीं जानते थे, सांची कहाँ है, सद्धारा कहाँ है नहीं मालूम था, सब उन्होंने किया। और मतलब लगातार ऊँट पे बैठ के सवारी, घोड़े पे बैठ के चलना, रात में टेंटों में स्टे करना, ये सब उन्होंने अपना बहुत बड़ा जीवन का समय भारत में और भारत की आर्कियोलॉजी में दिया है। अरे वाह। अगर आप एक लॉ चेंज कर सकें आर्कियोलॉजी में तो क्या होगा? देखिए, आज के समय के हिसाब से जो
सबसे बड़ी जो आवश्यकता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमको बेसिक इंफ्रा डेवलप करना है। ऐसे में जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, भारत सरकार में जो रूल्स बने हैं, किसी भी स्मारक के 100 मीटर तक आप कुछ नहीं कर सकते, उसके आगे 200 मीटर तक आपका सब प्रोहिबिटेड और ये सब एरियाज़ रहते हैं। ऐसे अभी उनको फिर से रिवाइज करने की थोड़ा ज़रूरत है कि हमारा स्मारक भी सुरक्षित बचा रहे और जो इस समय की पॉपुलेशन की जो डिमांड हो रही है, जो सुविधाओं की बेसिक एमिनिटीज़ की जो डिमांड है, वो भी काम चलता रहे। मतलब कुछ बीच का रास्ता हमको निकालना होगा। सनौली का रथ, मंडी का गोल्ड और आलमपुर गिरी की पॉटरी, आपको पर्सनली सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग डिस्कवरी इनमें से कौन सी लगी? नो डाउट मंडी का गोल्ड। वो तो अपने हाथ में ही पकड़ा है ना, इसलिए okay. सोना हमेशा आकर्षित करता है, लेकिन एक चीज़ है, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए चाहे वो सोना हो, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो कोई भी एंटीक्विटी हो, सब एक बराबर होती है। और सबसे बड़ी बात है कि पॉटरीज तो सबसे बड़ा सोर्स होती हैं। कोई भी आर्कियोलॉजी को डिसाइड, किसी भी स्थल की आर्कियोलॉजी को डिसाइड करने के लिए सबसे बड़ा सोर्स है उसकी पॉटरीज। तो पॉटरीज तो नो डाउट बहुत कीमती होती हैं, लेकिन अगर अट्रैक्शन की बात है तो नो डाउट गोल्ड इज़ नंबर 1 स्टिल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के आपके बाद जो इस डिपार्टमेंट को संभालेंगे, कहीं ना कहीं आप ऊपर जाओगे इससे, उनको एक एडवाइस अगर आप देना चाहो तो आप क्या दोगे? देखिए, हमेशा ये तो देखिए प्रकृति का नियम है, आज जो है कल वो नहीं होगा। व्यक्ति रिटायर भी होता है, जाता भी है। मेरा यही कहना है हमारे आने वाली पीढ़ी को, जो आर्कियोलॉजी के इस फील्ड में आएगी, इस डिपार्टमेंट में आएगी, कि बहुत मनोयोग से अपने हेरिटेज को अपना गौरव मानते हुए उसको संरक्षण करें, उसको बचाएं। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और धर्म की जो आपने बात की वो बहुत ज़रूरी है। इसको सिर्फ काम की तरह नहीं देखना बिल्कुल, है, बिल्कुल इसको जिम्मेदारी की तरह देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, धारते इति धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। तो हम चूँकि इस प्रोफेशन में हैं, तो हमको तो इसका प्रोफेशन वाइज भी टेक केयर करना है, लेकिन अगर हम इसको अपना पैशन भी बना लेंगे और हमारे लिए यही उद्देश्य बन जाएगा जीवन का, तो सबसे बड़ा ये हमारा योगदान होगा इस जीवन का। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जालौन, वहाँ पे भी ना बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं जो अब जिन पर कोई ध्यान दे नहीं रहा। मतलब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप इस पोस्ट पे हैं तो आप एक बार वहाँ की विज़िट ज़रूर करिए। ज़रूर करूँगी मैं। वहाँ ऐसे मंदिर हैं कि आपको पता चलेगा कि ये बहुत पुराने काल के मंदिर हैं। जालौन की अभी रिसेंटली एक सूर्य टेम्पल करके वहाँ पर है, वो सब चीज़ें हमने अभी प्रोटेक्शन में लिया है, अभी 2 साइटें प्रोटेक्शन में ली हैं जालौन की। और जालौन में एक एक्सकवेशन भी विभाग ने छोटा एक्सकवेशन भी किया है। अच्छा। तो जिसमें हमको कालपी के पास एक एक्सकवेशन हुआ था। तो अभी जालौन और भी करना है, लेकिन जालौन पूरा एक्सप्लोर्ड है। जो हम लोग करते हैं विलेज टू विलेज सर्वे करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगी कि पूरा बुंदेलखंड हमारा पूरा सर्वे किया हुआ है, एक एक गांव सर्वे किया हुआ है। बस हमीरपुर के 2 तहसील बाकी रह गई हैं, उसको भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि पूरा बुंदेलखंड हमारा पूरा विलेज टू विलेज सर्वे में पूरा कंप्लीट है, और जालौन भी उन्हीं में से एक है। थैंक यू सो मच मैम फॉर डूइंग दिस। मैं जितना मुझे आज जानने को मिला सनौली के बारे में या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, आपके काम के बारे में, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें चलती रहें और एक और आपके साथ एक सेशन रिकॉर्ड करूँ किसी एक टॉपिक को लेके कि हम एक्सकेवेशन मतलब एग्जैक्टली एक्सकेवेशन के क्या पार्ट्स होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं किसी साइट पे ही चलूँ, बिल्कुल, जहाँ पर ऐसा कुछ काम हो रहा हो, तो उसको मुझे लगता है कि वहाँ अगर हम बारीकी से दिखाएंगे तो मुझे भी बहुत सीखने को मिलेगा और प्लस जो लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप लखनऊ के नज़दीक में ही चलते हैं, हुलासखेड़ा हम देखते हैं, और कम से कम लखनऊ का इतिहास तो आपके माध्यम से लोग जान सकें पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा अपने आप को कि मैं अगर आपके साथ वहाँ जाता हूँ तो बिल्कुल बिल्कुल हम चलेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें इससे प्रेरणा मिले कि हम और अच्छा आगे चल के कर सकते हैं। थैंक यू।